बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पोजीशनल मेजर, स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डाटा में। हम लोग इससे पहले अरिथमेटिक मेजर्स मीन को डिस्कस कर चुके थे। आज पोजीशनल मेजर्स, और पोजीशनल मेजर्स में हमारे पास दो किस्म के मेजर्स हैं। एक है हमारे पास मॉड और दूसरा है हमारे पास मीडियन। मॉड क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड मॉड। मतलब ऐसी वैल्यू जो हमारे डाटा में बार बार रिपीट हो रही हो, ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा मर्तबा रिपीट हो, उसे हम लोग मॉड ऑफ द डाटा कहते हैं। जबकि मीडियन क्या होता है? डाटा की एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डाटा, उसको हम लोग मीडियन कहते रहते हैं, सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डाटा। अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे मॉड के हवाले से। और मॉड में अगर हम लोग डिस्क्रीट डाटा की बात करें तो ये देखें, यहाँ आपके सामने कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखें, 3, 5, 8, 4, 7, 10। क्या इसमें कोई ऐसी वैल्यू है जो मोस्ट रिपीटेड हो, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू? तमाम वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी एक जैसी है, तमाम वैल्यूज सिंगल सिंगल टाइम हमारे पास आ रही हैं, तो इनमें से कोई भी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग कहेंगे देयर इज नो मॉड। अब देखिए, अगर आप लोग मीन की बात करें ना, हमें हमारे डाटा में से मीन की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन हमारे डाटा में मॉड नहीं भी हो सकता। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखें, 4, 10, 5, 4, 9, 7। अब इसमें देखिए मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है? 4 है, जो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब देखिए, क्या इसके लिए कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत है? कुछ भी नहीं। इसीलिए ये पोजीशनल मेजर्स का पार्ट है। अरिथमेटिक मेजर्स में हमेशा आफ्टर कैलकुलेशन वैल्यूज आया करती है। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास 4 2 टाइम्स मौजूद है, तो डाटा का जो मॉड है हमारे पास वो 4 है। 3, 5, 3, 7, 5, 4। अब अगर यहाँ पर देखें तो 3 भी 2 टाइम्स है, 5 भी 2 टाइम्स है, जबकि बाकी जो वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं वो सिंगल टाइम है। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज अब 2 हैं, तो मॉड की वैल्यूज भी 2 होंगी, 3 एंड 5। तो दोनों मॉड बताए जाते हैं। तो मॉड के लिए भाई कभी डाटा में नहीं भी हो सकता, कभी सिंगल मॉड होगा, कभी 2 मॉड की वैल्यूज होंगे। लेकिन अगर हम लोग मीन की बात करें तो मीन हमेशा सिंगल वैल्यू होती है, 2 या 3 मीन हमारे पास नहीं आ सकते। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? इसी तरह से अगर डाटा हमारे पास मौजूद हो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में, तो यहाँ से भी मॉड फाइंड करना बहुत ईजी है। जैसे कि हमने कहा मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा, तो कौन सी वैल्यू मोस्ट फ्रीक्वेंट होगी, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वो हमारे लिए मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होगी। तो आपने जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में देखना है कि मॉड की वैल्यू क्या है, तो आप हायर फ्रीक्वेंसी को देखें। तो हमने वो लोगों ने जैसी फ्रीक्वेंसी को देखा, तो हायर फ्रीक्वेंसी में क्या मिली? 5। हायर फ्रीक्वेंसी में क्या मिली? 5। तो हमने ये नहीं कहना कि मॉड इज 5, वैल्यू बतानी होती है। तो वैल्यू उसकी क्या है? 12। तो इस डाटा में मॉड की वैल्यू क्या बन गई? 12। हायर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डाटा का मॉड कहलाती है। क्लियर हो गई बात? इसी तरह अगर यहाँ 4 की जगह पर भी 5 होता, तो फिर 5 एंड 12 हमारे पास मॉड की वैल्यू बन जाती। और क्लियर? अब चलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। अगर डाटा हमारे पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में हो, तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डाटा नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि 0 to 9 3 वैल्यूज हैं, लेकिन ये नहीं पता वो 3 वैल्यूज कौन सी हैं। 10 to 19 9 वैल्यूज हैं, लेकिन वो 9 वैल्यूज हैं कौन सी, ये हमें नहीं पता। तो यहाँ पर जस्ट हमारी एक एस्टिमेशन चलती है। अब अगर एक्चुअल डाटा होता तो हो सकता है उसका आंसर डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ एक एस्टिमेशन होती है हमारी, और वो ये है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है
मॉड उसी में मौजूद होगा। जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मॉड उसी में पाया जाएगा, और ऐसी क्लास को हम लोग मॉडल क्लास कहते हैं। मॉड की कैलकुलेशन के लिए आपने मॉडल क्लास की सिलेक्शन करनी होती है सबसे पहले, और वो मॉडल क्लास कौन सी है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। तो देखिए हमारे पास सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, तो हमने 9 वाली क्लास को सिलेक्ट कर दिया। ये हमारे डाटा की मॉडल क्लास है। अब हम लोग चलेंगे फार्मूले की तरफ, और हमारे पास फार्मूला आता है मॉड इज इक्वल टू एल, और जहां पर भी ये स्मॉल एल आ जाए समझ लेना लोअर क्लास बाउंड्री, क्लास लिमिट से नहीं आंसर में चेंज होता है। तो आपके पास चाहे ये क्लास लिमिट्स हो चाहे ये क्लास बाउंड्रीज हो, आपने यहाँ पर एल से मुराद है मॉडल क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री। क्लियर, यहाँ लिखा हुआ है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। मतलब अब तमाम की लोअर क्लास बाउंड्रीज बनाने की जरूरत नहीं है आप लोगों ने, आपने जस्ट मॉडल क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री बनानी है। तो आप यहाँ पे देखें, आप इन दोनों वैल्यूज का ना आपस में डिफरेंस ले लिया करें, 9 है 10 का 1 उसका हाफ, और 10 में से माइनस कर दें 9.5, ये इसकी लोअर क्लास बाउंड्री बन गई है। या हम इसको यूं कर सकते हैं कि आप इन दोनों वैल्यूज की एवरेज ले लिया करें। ओके, जो भी मॉडल क्लास हो उसकी लोअर क्लास लिमिट और उससे प्रीवियस क्लास की अपर क्लास लिमिट्स के दरमियान आप एवरेज ले लिया करें। वो एवरेज आपकी मॉडल क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री और प्रीवियस क्लास की अपर क्लास बाउंड्री बन जाएगी। ये बात समझ आ गई। हमने यहाँ पर 9.5 लिया और आके पुट कर दिया डाटा में, यहाँ पर ये देखें एल की जगह पे 9.5। ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को? अच्छा, उसके बाद अगर आप लोग देखें फार्मूले में प्लस का साइन और उसके बाद फ्रैक्शन ऑन करनी है आप लोगों ने, स्टार्ट में ही फ्रैक्शन ऑन ना कर देना, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस फिर फ्रैक्शन ऑन करना। फिर आ रहा है एफएम, एफएम स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो देखिए हमारे पास मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हम लोगों ने ये 9 लिख दिया यहाँ पर। 9 माइनस f1 मॉडल क्लास से प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी f1 कहलाती है। जो आपने मॉडल क्लास सिलेक्ट की उससे प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी वो हमारे पास f1, तो f1 की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या आ रही है, तो हम लोगों ने ये 3 जाके पुट कर दिया। क्लियर हो गई बात? नीचे जब डिनोमिनेटर में आएंगे तो इस न्यूमरेटर को रिपीट करेंगे, जो हमारा न्यूमरेटर था वही दोबारा से रिपीट हो जाएगा, fm माइनस f1 वो लिख लें, प्लस fm अब दोबारा से fm वही मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी माइनस f2 से मुराद मॉडल क्लास से नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी, वो f2 की वैल्यू बन जाती है। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी fm, मॉडल क्लास से प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी f1 और मॉडल क्लास से नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी f2 बन जाएगी। ये बात क्लियर हो गई? तो हम लोगों ने ये वैल्यूज यहाँ तक पुट कर दी, यहाँ तक कोई इशू। और इस सारी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करवा देना है मॉडल क्लास के इंटरवल के साथ, मॉडल क्लास के। अब इसके लिए 19 माइनस 10 ना कर देना, ये क्लास लिमिट्स हैं, तो इसके लिए आप 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, ये आपके पास इसकी हाइट आ गई, क्लास इंटरवल क्लास विड्थ आ गई। बात क्लियर? अब ये जैसे ही हम लोग अपने फार्मूले को कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.5, ये इसकी मॉड की वैल्यू है, कोई इशू। अब इसमें इशू सिर्फ फार्मूले का है, क्या आपको फार्मूला याद? अदरवाइज इस क्वेश्चन में ऐसा कोई इशू नहीं। अच्छा, इसी फार्मूले को अब नीचे देखें हम लोग, अगर मैं ये ब्रैकेट्स खत्म कर दूं
तो मैं इसे F1 माइनस FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 लिख सकता हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि 2FM माइनस F1 माइनस F2। आप चाहें तो इसके डिनोमिनेटर को इस तरह से चेंज कर सकते हैं, मॉड की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। और फार्मूलाज आपको दोनों पता होने चाहिए। ऑप्शन में हो सकता है दोनों फार्मूलाज लिखते और आपके माइंड में सिर्फ पहला फार्मूला हुआ और आपने टिक कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि दूसरा फार्मूला भी मॉड का ही है। ओके, जस्ट रीअरेंजमेंट है फार्मूले में। ये बातें क्लियर हो गई? गुड। तो अब आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में हिस्टोग्राम पढ़ी थी। तो बेटा हिस्टोग्राम हमेशा याद रखिएगा कि हिस्टोग्राम की मदद से हम लोग मॉड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। हिस्टोग्राम की मदद से हम लोग मॉड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये देखें, ये आपके पास हिस्टोग्राम आ गई। अब इधर मॉड की वैल्यू क्या होगी, आपके पास इन बातों का आपको पता होना चाहिए। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आते हैं हिस्टोग्राम से रेलेवेंट। तो आप लोग कह सकते हैं मॉड कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। क्लियर? अच्छा, इसी तरह से अब आ जाए कैसे कैलकुलेट करना है। बेटा हिस्टोग्राम में क्लास की जो हमारे पास हाइट होती है उसके रेक्टेंगल की, उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। मॉड के लिए हमने क्या कहा, हायर फ्रीक्वेंसी। तो बेटा जिस रेक्टेंगल की हाइट ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी भी तो उसी की ज्यादा होगी। क्लियर? तो बेटा आपने हायर रेक्टेंगल को चूज कर लेना है। आपने हायर रेक्टेंगल को चूज कर रहे हैं। जैसे हमारे डाटा में ये जो फोर्थ रेक्टेंगल है ये हमारे पास हायर रेक्टेंगल है, इसकी हाइट सबसे ज्यादा है, हमने इसको चूज किया। अब क्या हुआ कि देखें, आपने ये क्रॉस सा बनाना है। क्रॉस क्या कि रेक्टेंगल के, अगर हम लोग इस फर्स्ट कॉर्नर की बात करें इसकी, तो बेटा इसको इस रेक्टेंगल के नेक्स्ट रेक्टेंगल के टॉप के कॉर्नर के साथ यहाँ पर मैच कर दो। और जो हायर रेक्टेंगल आपने सिलेक्ट किया उसके राइट हैंड साइड के कॉर्नर को आपने इसके प्रीवियस रेक्टेंगल के टॉप कॉर्नर के साथ मैच कर लेना है। जी हाँ, हाँ ऐसे ही है। FM माइनस F1 और एंड FM माइनस F2, ये बेसिकली वही चीज है। तो जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें उस पॉइंट को जाके आइडेंटिफाई कर लो एक्स एक्सिस पर, वो आपके पास मॉड की वैल्यू। ओके, क्लियर हो गया? तो आपसे इससे रेलेवेंट क्वेश्चन वगैरह पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज ट्रू। तो आई होप कि आप इजीली उसे बता देंगे। अच्छा बेटा, क्या जरूरी है कि हायर रेक्टेंगल मिड में ही हो? क्या ये फर्स्ट में और लास्ट में नहीं हो सकता? अच्छा, इसी तरह से क्या ये जरूरी है कि मॉडल क्लास आपके पास मिड में ही हो? सपोज कि मेरे पास यहाँ पे 13 है, 3 नहीं है। अब देखिए मॉडल क्लास किसने बनना है? फर्स्ट क्लास वाली ने मॉडल क्लास बन जाना है। FM यहाँ से मिल गया 13, F2 यहाँ से 9 मिल गया, तो F1 इससे पहले तो क्लास ही कोई नहीं है तो 0। ओके, क्योंकि इससे पहले कोई फ्रीक्वेंसी ही नहीं है। तो F1 की वैल्यू, अगर फर्स्ट क्लास मॉडल क्लास है तो F1 की वैल्यू 0 होती है। और अगर सपोज कि यहाँ पे आ जाए 17, अब बताएं मॉडल क्लास किसने बनना है? लास्ट क्लास ने बनना है। अब FM भी है, F1 भी है और F2। तो अगर लास्ट क्लास मॉडल क्लास हो तो F2 की वैल्यू को 0 पुट कर देना। क्या आपको ये बातें समझ आ गई? अब चलते हैं जरा हिस्टोग्राम की तरफ। देखिए जब हम लोग हिस्टोग्राम की तरफ गए और सपोज करें कि लास्ट का रेक्टेंगल हायर है, कि हम लोगों ने ये लास्ट में एक रेक्टेंगल बना दिया। हाँ जी,
अब देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसी की है, ये हायर रेक्टेंगल है। अच्छा ये बात तो समझ आ गई कि भाई इसको मैंने इसके साथ जाके क्रॉस करवा दिया, यार इसको किसके साथ क्रॉस करवाऊं, इसको किसके साथ क्रॉस करवाएं, तो इसको बेटा जहां से ये रेक्टेंगल एंड हो रहा है ये यहाँ पे क्रॉस करवाएं थ्रू स्ट्रेट लाइन। बात क्लियर हो गई। अब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपके पास मॉड की वैल्यू बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप लोग सपोज करें कि हमारे पास फर्स्ट रेक्टेंगल ही, हमारे पास हायर रेक्टेंगल की वैल्यू है, फर्स्ट रेक्टेंगल ही हायर रेक्टेंगल है, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि भाई इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन इसके इस पॉइंट को किसके साथ ज्वाइन करेंगे, ये जीरो फ्रीक्वेंसी, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी जीरो किस पर हो जाती है, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाती है, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू जीरो होती है ना, तो वाई एक्सिस पे मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो जीरो हो जाती है, इसलिए यहाँ पे आके हम लोग इसको अटैच कर देते हैं। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को जी? हाँ वही, अब मॉडल क्लास की का इंटरवल, भाई बाकी क्लासेस का इंटरवल जो मर्जी हो आपको उससे कोई गर्ज नहीं है, आपने ना मॉडल क्लास का इंटरवल देखना है। ये फर्स्ट वाले की बात कर रहे हो तो मॉडल क्लास का इंटरवल जाके देख लेना। और वैसे ना ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये बेसिकली यहाँ पर ना वन, नहीं वन नहीं, जीरो ही था। तो बेटा 10 और 0 का डिफरेंस 10, वो क्लास इंटरवल है। क्लास लिमिट्स में हमने पढ़ा नहीं था कि टू कंसेक्यूटिव क्लासेस की लोअर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस उसका क्लास इंटरवल बन जाता है। ओके अच्छा, आई होप कि यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है आप बच्चों को। मॉड की कैलकुलेशन समझ आ गई? गुड। अब आ जाए इन क्वेश्चंस की तरफ, और इन क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 1, और मुझे मॉड की कैलकुलेशन करके दें। क्वेश्चन नंबर 1 मॉड कैलकुलेट करके दें। तो बेटा मॉड कैलकुलेट करने के लिए ये देखें कुछ इस तरह से करना था। सबसे पहले हायर फ्रीक्वेंसी देखें 22, इस क्लास को आपने सिलेक्ट कर लेना था, ये आपके पास बन गई आपकी मॉडल। ये बात क्लियर? अब आपने क्या करना है, सबसे पहले लोअर क्लास बाउंड्री 30 ही लिख देना, लोअर क्लास बाउंड्री 29.5 प्लस अब फ्रैक्शन ऑन करेंगे FM माइनस F1 ब्रैकेट FM माइनस F1 प्लस FM minus F2 and multiplied by 10 is equal 34। ये हमारे पास मॉड की वैल्यू बन गई। इन दोनों की एवरेज लोअर क्लास बाउंड्री बन जाएगी। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा हम लोगों ने प्रीवियस में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उनसे रेलिवेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 को ऑप्शन A, B एंड C सॉल्व करें जरा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन A, B एंड C। अब क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट ऑप्शन, और सारा फोकस अभी इसी के ऊपर होना था। और ये जो फर्स्ट लाइन है ना क्वेश्चन नंबर 2 के सामने, ये तीनों के लिए कॉमन है कि टोटल हमारे पास 24 वैल्यूज हैं
और उनके मीन की वैल्यू 41.75। अब रिक्वायरमेंट देखें, कहता है इफ द मीन ऑफ 10 ऑफ द वैल्यूज इज 53.3। अच्छा, अभी तक कुछ नहीं पता चलता कि भाई ये किस किस्म की बात कर रहा है, कंबाइंड मीन बता रहा है या कंबाइंड मीन पूछ रहा है, अभी तक कुछ नहीं पता चला। अभी तक ऐसा भी हो सकता था कि 24 वैल्यूज ये एक ग्रुप हो, 10 वैल्यूज ये दूसरा ग्रुप हो, और हमसे कहे कि 34 वैल्यूज के जाके मुझे कंबाइंड मीन बता दो, कह सकता था। लेकिन जहां से मुझे जाके पता चलता है, कहता है फाइंड द मीन ऑफ द अदर 14 वैल्यूज। यहाँ अदर 14 से पता चला कि भाई ये 24 वैल्यूज हमारी पॉपुलेशन है, उनका मीन हमारा कंबाइंड मीन है। उस 24 वैल्यूज को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, 10 वैल्यूज उनके मीन की वैल्यू बता दी, नेक्स्ट ग्रुप 14 वैल्यूज और उनका मीन मुझसे पूछ लिया। तो 41.75 बेसिकली मेरे पास कंबाइंड मीन है, 53.3 मेरे पास x बार 1 है और x बार 2 मैंने फाइंड करके देना है। अब इसके लिए ये सिंपल कैलकुलेटर की हेल्प ली हम लोगों ने। कंबाइंड मीन इज इक्वल टू फ्रैक्शन। अच्छा, अब इसके बाद ग्रुप 1 10 into 53.3 plus 14x divided by 24 और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया 33.5। तो नेक्स्ट 14 वैल्यूज के मीन की वैल्यू 33.5। क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो कहते हैं इफ एन एडिशनल वैल्यू, अब इसका ए से कोई ताल्लुक नहीं है, कहते हैं 24 वैल्यूज हैं, उनके मीन की वैल्यू 41.75 है, कहते हैं एक एडिशनल वैल्यू 68 अगर मैं आकर इंक्लूड कर दूं डाटा में, तो पहले 24 वैल्यूज थी, एक वैल्यू और आ गई, तो अब 25 वैल्यूज हो गई हैं। फाइंड द मीन ऑफ, बेटा ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपने किया था, मीन की वैल्यूज को कैलकुलेट करना सीखा था, करेक्ट करना, याद आया। अब सिर्फ रीजन क्या है कि रॉन्ग वैल्यू कोई नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू है जो हमने उम्मीद कर दी और वो वैल्यू दोबारा आके पुट कर दी है। अब इसका मेथड भी बिल्कुल सेम ही है कि आपने सबसे पहले 24 मल्टीप्लाइड बाय 41.7 ये सम की वैल्यू आ गई। अब अगर कोई वैल्यू इंक्लूड करनी है तो ऐड कर दो, और एक्सक्लूड करनी हो तो लेस कर दिया करो। तो ऐड करके कौन सी वैल्यू, तो पहले ये सम आ गया 24 वैल्यूज का n इंटू एक्स बार, उसमें ऐड कर दी एडिशनल वैल्यू, और अब डिवाइडेड बाय, अब एक वैल्यू ऐड करने के बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 42.8। क्लियर। इसी तरह से सेम केस आपके पास चलना है, कहता है कि अगर 36 वैल्यू को एक्सक्लूड कर दें तो हमारे पास, अब देखिए 24 वैल्यूज थी, उसमें से एक वैल्यू है 36 जिसको हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो बाकी कितनी वैल्यूज रह गई। अब 23 रिमेनिंग वैल्यूज का हम लोगों ने मीन जाकर फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखें क्या बात आएगी, 24 इंटू 41.75 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 23, तो आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को। यही कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है कि आपको ना मीन की वैल्यू बता देता है कि अगर मैं एक वैल्यू ऐड करूं तो मीन इसका 42 हो जाएगा, बताओ मैंने वैल्यू क्या ऐड की। रिवर्स कैलकुलेशन, मतलब इसी डाटा को देखो, इसका मीन क्या आया था हमारे पास 42, आप ये भूल जाओ कि यहाँ पे कोई 36 वगैरह ये लिखा हो। आज से कहता है द मीन ऑफ 24 वैल्यूज इज कंप्यूटेड एज 41.75, one value is excluded from the data and their mean is 42, find the value। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली इन दोनों का सम कैलकुलेट कर लेना है।
24 into 41.75। तो देखिए इन वैल्यूज का सम हमारे पास कितना आया। अब अगर वैल्यूज एक्सक्लूड हो रही हैं तो कितनी वैल्यू रह जाएंगी और उसका मीन कितना आ जाएगा। आपने उसका भी सम फाइंड कर लेना है अपने पास। क्या सम आ रहा है 966 और इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस ले लेना है। तो हम लोगों ने 36 को एक्सक्लूड किया। ओके जब भी आपके पास दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपसे ये पूछे कि मुझे वैल्यू बताओ, मैंने कौन सी वैल्यू ऐड की या मैंने कौन सी वैल्यू एक्सक्लूड की, दोनों सिचुएशन में आप उन वैल्यूज का समीशन एक्स फाइंड कर लिया करें। समीशन एक्स कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाय देयर मीन वैल्यू। आपने 24 को मल्टीप्लाई किया उसकी मीन वैल्यू के साथ, उसका सम आ गया। फिर वैल्यू एक्सक्लूड करने के बाद आपके पास 23 वैल्यूज थी, 23 को मल्टीप्लाई किया उसके मीन के साथ जो उसने आपको बता दिया, इसका भी समीशन एक्स आ गया। दोनों का डिफरेंस एक्सक्लूडेड वैल्यू है। इंक्लूडेड वैल्यू के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, दोनों का डिफरेंस इंक्लूडेड वैल्यू आ जाएगी। बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 में तो अब मॉड फाइंड कर ही लेंगे आप लोग, है ना, करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में मॉड की वैल्यू फाइंड करके दें। अब इसका मॉड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम मॉडल क्लास की सिलेक्शन होता है। ओके तो सबसे पहला काम ये हमारे पास मॉडल क्लास आ गया। फिर देखो क्लास लिमिट्स हैं या क्लास बाउंड्रीज हैं, क्या है, क्लास लिमिट्स हैं। कैलकुलेटर उठाया, मॉडल क्लास 14 ही आगे पुट कर देना, 13.5 इसकी लोअर क्लास बाउंड्री प्लस उसके बाद FM माइनस 4 डिवाइडेड बाय प्लस 6 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका क्लास इंटरवल 14 एंड 11 का डिफरेंस ले लें या 14 एंड 17 का डिफरेंस ले लें, एंड आंसर इज ओके। हाँ जी, मॉड की कैलकुलेशन समझ आ गई सब बच्चों को। बाकी इससे रेलेवेंट जो क्वेश्चन मेरी इधर नोट्स में गिवन है ये आप लोगों ने सॉल्व कर लेने हैं। और हम लोग चलते हैं अब मीडियन की कैलकुलेशन की तरफ। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने कहा सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डाटा। तो इस बात को याद रखते हुए हमेशा ये याद रखना कि सेंट्रल वैल्यू के लिए डाटा की अरेंजमेंट जरूरी है। अनअरेंज डाटा की सेंट्रल वैल्यू नहीं फाइंड करनी। अगर डाटा अनअरेंज्ड फॉर्म में हो तो पहले डाटा को अरेंज कर, और अरेंजमेंट हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में करना। ओके डिसेंडिंग में नहीं करनी, मतलब स्मॉलर टू ग्रेटर वैल्यू की तरफ सबसे पहले डाटा को अरेंज किया जाता है। अब अगर डिस्क्रीट डाटा की एग्जांपल दें, ऊपर मैंने सारा डाटा लिखा हुआ लेकिन वो एक सबका रॉ डाटा है हमारे पास, अनअरेंज्ड डाटा है। मैंने मीडियन फाइंड करना था तो मैं सबसे पहले डाटा को अरेंज करूंगा। लेकिन भाई मीन फाइंड करने के लिए डाटा की अरेंजमेंट जरूरी नहीं है, मॉड फाइंड करने के लिए भी डाटा की अरेंजमेंट जरूरी नहीं है। लेकिन जब भी मीडियन फाइंड करना होगा ना तो सबसे पहले आपने डाटा को अरेंज करना है। अब डाटा को हम लोगों ने अरेंज कर दिया,
उसके बाद ये भी पोजीशनल मेजर है हमारे पास। तो पोजीशनल मेजर के लिए बेटा उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करो, मतलब हमारे डाटा में कौन सी वैल्यू सेंट्रल वैल्यू है, उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करो। पोजीशन को आइडेंटिफाई करने का फार्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये पोजीशन आपके पास आएगी। n से मुराद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए हमारे डाटा में कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, हमारे डाटा में कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो 11 + 1 12 डिवाइडेड बाय 2 6। ये कहता है कि 6th वैल्यू आपके पास मीडियन की वैल्यू। ये बात समझ आ गई है? हमारे डाटा की 6th वैल्यू हमारे डाटा का मीडियन बन जाती है। क्लियर? अब देखिए 6th वैल्यू कौन सी बनेगी? 1 2 3 4 5 6। कौन सी वैल्यू? तो मीडियन इज 11। ये बात समझ आ गई? बस इतना है, आप लोगों ने ये मीडियन फाइंड कर। मीडियन इज 11। ये जो 6th आया है, ये 6th मीडियन की पोजीशन है। ये सेंट्रल वैल्यू का बता रहा है कि डाटा की सेंट्रल वैल्यू कौन सी। अब अगर आप लोग गौर करें सेंट्रल वैल्यू, तो इससे पहले देखें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, और इसके बाद देखें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। तो क्या सेंटर में नहीं आ गया? ये इसी को मीडियन कहा जाता है। ओके, मैंने ये नहीं कहा कि वैल्यूज आर इक्वल। उसका मतलब ये होता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे भी 5 है तो राइट हैंड साइड पे भी 5, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि डाटा अपनी अरेंजमेंट्स की फॉर्म में है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल होती हैं। एक मिनट करने लगे हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल होती हैं यहाँ पर। तो सेंट्रल वैल्यू की लेफ्ट हैंड साइड पर देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, राइट हैंड साइड पर देखो तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। तो ये सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डाटा बन गई। किसी को कोई इशू यहाँ तक? ऑल क्लियर? ये एक और एग्जांपल देखें। डाटा को मैंने अरेंजमेंट की फॉर्म में ही रख दिया। 2 3 4 8 12 17 20 20 25 एंड 28। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 10। ये खालिद भाई ने कहा तो एग्जांपल बन गए 10 और सेम फार्मूला 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें पोजीशन क्या आई, तो 5.5। भाई ये मेरे पास 5th वैल्यू, ये मेरे पास 6th वैल्यू। ना तो उसने 5th कही ना उसने 6th कही, तो ना 12 बताना है और ना ही 17 बताना है। तो फिर क्या बताना है? इन दोनों की एवरेज। इन दोनों वैल्यूज की एवरेज आपके पास मीडियन की वैल्यू बन जाएगी। तो 12 + 17 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 14.5। ये हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ गई। हो गया क्लियर? तो कैलकुलेट हो जाएगा। अब चलते हैं कि अगर हमारे पास डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमने उसके मीडियन को कैसे कैलकुलेट करना है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा डाटा। जब भी डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हो और वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चाहे ग्रुप्ड हो या अनग्रुप्ड हो, सबसे पहला काम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। इसमें डाटा अरेंजमेंट की फॉर्म में ऑलरेडी होता है। आपने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखें, 4 + 2 + 5 + 3 + 6 एंड +4। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। यहाँ से हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का भी पता चल जाता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हमारे डाटा में। फार्मूले में कोई चेंज नहीं है। हम लोग क्या देखेंगे? 24 + 1 डिवाइडेड बाय 2। पोजीशन क्या आ गई हमारे पास, और अब इस पोजीशन को जाकर आपने ढूंढना है अपनी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। किसके पास आएगी ये 12.5? 14 के पास आएगी, 11 और 14 नहीं।
11 आपको बता रहा है कि भाई जहां तक टोटल 11 वैल्यूज हो चुकी हैं, ओके, तो 12.5 वैल्यू किसके पास मौजूद होगी? 14 के पास मौजूद होगी। ये बात क्लियर? और इसके सामने जो भी x की वैल्यू हो वो आपके पास मीडियन बन जाएगा। बस इतना सा काम है। कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर जाके पोजीशन फाइंड करो, उस पोजीशन को कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आके ढूंढो। अब ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे यार एक चीज आपको मिल रही है 12.5 रुपए की, आपके पास है 11 रुपए, क्या आप खरीद पाओगे? लेकिन अगर आपके पास है 14 रुपीज तो यस, तो इसके पास आ जाओ। ओके, हालांकि अब 20 वाला भी कर सकता है, लेकिन सबसे पहली वैल्यू देखनी है, तो उसके सामने जो भी x की वैल्यू हो वो आपके पास क्या बन जाएगा? मीन। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? गुड। अब एक और एग्जांपल लेते हैं बिल्कुल इसी से रेलिवेंट। आई होप कि आज का टॉपिक ज्यादा इजी, आपको इजीली समझ आ रही है चीजें। ये ले एक और एग्जांपल, और इसमें हम लोगों ने मीडियन की वैल्यू को फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखें, अगर इस एग्जांपल में 2, 5, 7, 8, 12, 15 और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड किया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30, 30 + 1 / 2 is equal to 15.5। 15.5। अब देखें 15.5 किसके पास आएगा? अब यहाँ पे ना ट्विस्ट आ जाता है। 15.5 तो बेटा 15 इसके पास। अब देखो, अगर 15.5 है तो आप एवरेज किसकी लोगे? क्योंकि 15.5 वैल्यू तो आपको नहीं मिलने वाली, आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी? 16 या 15? 15.5 वैल्यू तो नहीं मिलेगी ना। तो इसके लिए क्या रूल था हमारे पास कि हम 15th और 16th वैल्यू की एवरेज ले लेंगे। क्या ऐसा नहीं था? अभी जो हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया था, देखिए भाई मेरे पास 5.5 था, तो मैंने क्या किया, 5th और 6th वैल्यू की एवरेज ले ली, तो 5.5 वैल्यू मेरे पास आ गई। ऐसे ही था ना? तो बेटा अगर मुझे चाहिए 15.5 तो मैं कौन सी वैल्यूज की एवरेज लूंगा? 15th की और 16th की। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? तो बेटा 15th वैल्यू तो यहीं पे हो गई है, 15th वैल्यू यहीं पे हो गई है, और वो 15th वैल्यू कौन सी वैल्यू है? 7। इसके बाद 16th वैल्यू आपको यहां से मिलेगी, और वो वैल्यू कौन सी है? तो 7 और 8 की एवरेज ले। ओके, अच्छा अब इसका ना इजी सा फार्मूला बता दूं कि बेटा अगर आपकी पोजीशन जैसे कि 12.5 आपकी कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पार्ट ना हो, जैसे कि आप देखो 12.5, क्या 12 कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहीं नजर आया? नहीं। तो फिर ये पोजीशन जहां पर मौजूद होगी उसकी वैल्यू उठा के दे देना, यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप गए पोजीशन के पास, पोजीशन देखें क्या आई? 15.5। तो देखो क्या 15 हमारी कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पार्ट है, तो एवरेज ले। क्लियर? अगर पोजीशन कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पार्ट हो तो एवरेज लेंगे, अगर ना हो तो वो पोजीशन जोन सी कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाएगी उसके सामने की वैल्यू मीडियन बन जाएगी। क्लियर हो गया? तो एवरेज के लिए 15.5 हो तो 15th वाली कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की x की वैल्यू और उससे नेक्स्ट वैल्यू की एवरेज ले लिया करो। आई होप कि ये बात क्लियर हो चुकी है सब बच्चों को। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लासिफिकेशन की फॉर्म में डाटा होगा और वो क्लासेस आपके पास
क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्रीज कुछ भी हो सकती हैं, जैसा कि ये डाटा मौजूद है। अब यहां पर भी आपके लिए सबसे पहला काम कौन सा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना। आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर लिया, अब आपने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है मीडियन फाइंड करने का। तो मीडियन फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? एल प्लस, एल से क्या मुराद? लोअर क्लास बाउंड्री, ओके, प्लस एच अपॉन एफ। जो क्लास आपने सिलेक्ट की मीडियन के लिए, उसका क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय उसकी फ्रीक्वेंसी। क्लियर? मतलब वैसे तो काफी सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, लेकिन मीडियन के लिए भी मॉड की तरह हम एक क्लास सेलेक्ट करेंगे, उस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री, उस क्लास का इंटरवल और उस क्लास की फ्रीक्वेंसी, राइट, इनटू n/2। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पोजीशन फाइंड करने का फार्मूला n/2 होता है, जबकि अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रीट डाटा में पोजीशन फाइंड करने का फार्मूला n+1 डिवाइडेड बाय 2 होता है। क्लियर? तो ये जो n/2 है ना, ये बेसिकली उसकी पोजीशन फाइंड करने का फार्मूला है। एंड -c मतलब जो क्लास आपने सिलेक्ट की उससे प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी से मुराद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रीवियस क्लास, जो क्लास आपने सिलेक्ट की उससे प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्या देखना है? फार्मूले में सबसे पहले उसकी पोजीशन वाले पोर्शन को सॉल्व किया करो n/2, फिर आपको बाकी तमाम वैल्यूज का पता चलता है। सबसे पहले फार्मूले के अंदर आप लोगों ने इस चीज को सॉल्व करना है, ये कि n/2 की वैल्यू क्या है। तो n/2 की वैल्यू क्या आएगी? 12, 24/2। ये बात क्लियर है? अब आपने देखना है कि भाई 12 कौन सी क्लास में मौजूद है, तो इस क्लास को आपने सिलेक्ट कर लेना है। ये मीडियन के लिए आपके पास क्लास है। ये बात समझ आई आप लोगों को? पहले n/2 सॉल्व करना है, जो भी आंसर आ जाए उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है, जहां मिल जाए उस क्लास को सिलेक्ट कर देना। अब इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री देखिए क्या है? 20.5 प्लस इस क्लास का इंटरवल 31 - 21 10, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय इनटू, यहाँ पे 12 भी लिख सकते हो जो आप पहले फाइंड कर चुके हो, माइनस इससे प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो आपके पास ये मीडियन की वैल्यू 24.25। जो क्लास सिलेक्ट करें या मीडियन, ना तो इससे पहले वाली क्लासेस में होगा ना ही इसके बाद वाली क्लासेस, तो इसके दरमियान कोई एक वैल्यू होती है, तो वो है 24.5। मीडियन का फार्मूला समझ आ गया सब बच्चों को? अब आप लोग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग मॉड फाइंड कर चुके थे, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 में मीडियन की वैल्यू फाइंड करके दें। क्वेश्चन नंबर 6 मीडियन की वैल्यू फाइंड करें। अब बेटा इसका मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, 6, उसके बाद 12, उसके बाद 16, उसके बाद 19 एंड 20। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का भी हमें पता चल गया कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 20। अब पोजीशन फाइंड करनी है। 20/2 इज इक्वल टू 10। ये 20 + 1 नहीं कर देना, हमेशा याद रखना ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने n/2 करना है। अब देखें 10 किसके पास आ रहा है? इसके पास आ रहा है, तो ये आपके लिए मीडियन के लिए क्लास सेलेक्ट हो गई। अब आप कैलकुलेटर पे जाएं, सबसे पहले लोअर क्लास बाउंड्री जी प्लस h/f,
h की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 3 बाय f इंटू 10 और 20/2 वाला माइनस इसकी प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 4 ना लिख देना 6 इज इक्वल एंड आंसर इज 15.5। मीडियन फाइंड हो जाएगा। Yes, sir. हाँ जी बिल्कुल ठीक। अच्छा तो बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है 13 है इसी तरह से ऊपर जो क्वेश्चन है ये आप लोगों ने इस तरह सॉल्व कर लेने हैं प्रैक्टिस के तौर पर। तो हम लोग अपने इस चैप्टर में से मीन कंप्लीट कर चुके, मीडियन कंप्लीट कर चुके और मॉड की को कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ी बहुत और चीजें रहती हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारे पास स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डाटा में से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा और जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।